सभी समस्याओं का हल देगी, अच्छी शिक्षा हमें बेहतर कल देगी। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया। लेकिन आजकल अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस हमारी चारों तरफ चल रही हैं, तो हम समस्याओं का समाधान जो हम शिक्षा से निकालते हैं, आज हमारी समस्या शिक्षा में ही फँस के रह गई है कि हम शिक्षा की जो समस्याएँ हैं, उससे कैसे बाहर निकलें। उसी पर चर्चा करने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आपका अपना प्रोग्राम देश हित में चर्चा। तो आज की चर्चा में हमारा आज का विषय है ऑनलाइन क्लासेस समस्या और समाधान। इसी पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा अपने मेहमानों को, ताकि हम जान सकें कि हमारी इसमें क्या-क्या समस्या है और कैसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ है भारतीय शिक्षण मंडल उत्तराखंड प्रांत से डॉक्टर संदीप विजय, जो शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर संदीप कुमार चौधरी, जीआरडी ग्रुप ऑफ कॉलेज देहरादून से। हमारे साथ है प्रोफेसर अनुज शर्मा जी, डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून से। और हमारे साथ हैं संगीता सिंह मैम फ्रॉम इलाहाबाद, सीनियर बॉयज कॉलेज इलाहाबाद से। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो सर, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं, लॉकडाउन शुरू हुआ और सबसे पहले हमारे स्कूल और हमें फिर एक ही ऑप्शन मिला उस टाइम, क्योंकि हमें बच्चों को तो पढ़ाना ही है, तो हमें फिर ऑप्शन मिला ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस लेकिन हमने शुरू तो की, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं आई हैं। खासकर अगर हम जैसे स्कूलों की बात करें, तो वहाँ पर तो अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट एक ऐसे कह सकते हैं कि 2 ग्रुप्स में बँट गए हैं। तो वो इन्हीं लोगों की तरफ से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और वो चाहते थे कि मैं इस बात पर चर्चा करूँ। तो उन्हीं की कुछ समस्याएँ मैं रख रहा हूँ, जिस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग चर्चा करें। तो मैं कुछ समस्याएँ जो लोगों ने मुझे भेजी है, उनसे आपको अवगत कराना चाहूँगा। जैसे अभिभावकों ने उनके क्या-क्या नुकसान गिनाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं को स्कूल की ओर से फीस लेने का एक ज़रिया है। अभिभावकों का ये भी कहना है कि अभिभावक की ज़िम्मेदारियाँ इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और कुछ अभिभावक इसमें सक्षम नहीं है, तो वो अपने बच्चों का सही से शिक्षण नहीं दे पा रहे हैं। अभिभावकों ने ये भी समस्या बताई है कि अचानक शुरू हुई कक्षाओं की वजह से वो पूरी तरह से संसाधन नहीं जुटा पाए कि उनके बच्चे प्रॉपर पढ़ सकें। ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2019 में जहाँ हम अपने बच्चों को ये कहते थे कि आप इसको यूज़ मत कीजिए, आज हमें उन्हें ये ज़बरदस्ती देने पड़ रहे हैं कि आप इसको यूज़ कीजिए। लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से वो गर्म हो जाते हैं और बहुत खतरा बना रहता है कि दुर्घटना भी हो सकती है, जैसे कि हम पहले भी न्यूज़ेज़ में पढ़ते आते हैं कि मोबाइल फट जाता है कई बार। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ हैं। ऐसी और भी समस्याएँ मैं आपको अवगत कराना होगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर संदीप विजय सर, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप अपनी बात को रखिए। प्लीज़ सर। सबसे पहले आज के परिवेश के बारे में मैं बात करता हूँ। कोरोना या कोविड-19 जिसके बारे में जिस समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, यदि इन समस्याओं की हम बात करते हैं, इन समस्याओं को देखते हैं, तो आज के समय में हमारे पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं है ऑनलाइन जाने के बजाय। तो ऑनलाइन जाना हमारी एक मजबूरी है। ये कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, बट दिस इज नॉट द इंटायर पार्ट ऑफ लर्निंग. We can say it is a part of learning, but it is not a complete part of study, because the online classes has various merits and demerits. If we talk about the good thing and bad thing of the online education, we can say there is lot of negative things are there, as well as some positive part are also there. If we talk about the negative things, that are the when students are interacting with in the online classes, generally they are not used to ask any questions during the lectures. Generally they can't teach the lectures. Means in tradition the lectures professor can tell when students are not following the material, just to teach the lecture accordingly. But in online courses that is not possible at all. Then we have, if we talk about the interaction, we have very less contact with the students, because students are generally online. They are virtually, we are able to see them, but what they are doing
and how they are doing we cannot follow up, but in live classes we might interact with the student and we try to find out by their eye contacts whether students are understanding our lecture or not. So these are some of the drawbacks, and we have basically lost the group experience. This is the major drawbacks of the online learning. But when we will talk about the future of education, definitely online is one of the part of that, but I can't say it is the entire learning process. Yeah, in this it is very harder to form a study group, but still they can manage one online group where they can basically put their problems, and problem can be resolved online through various solutions. They can get n number of solutions online. If we talk about the grading, examinations, homework, definitely there if they can choose online learning, they have a number of interactive sessions they can do, and they can make their graded examination as homework also. Because if you can see, most of the examination, especially the IITs, CAT, all examination are now online. The plus point of this online education is the flexible hours. Means teachers and students can make a flexible hours, and they can basically deliver the lecture, and even student can basically take that particular lecture on their time. There is no language barrier in this, and we can say we can do it in the office hour or off office hour also. So these are some of the advantages of online learning. Apart from that, in this situation when we are not able to interact with the students physically, so this is one of the best solution we can see. It is the best solution where student can go online and they can basically learn live through their faculty members, through their you can say online different materials. MOOCs are also available. Virtual labs are available where they can do the labs also. There are a number of facilities that will be available. But all these things are possible only for the you can say higher learning. But if we talk about the persons, or you can say students, those who are basically studying from class 1 to class 12, really it is very difficult task to basically cater them. This is just an opening remark from my side. Over to you, Ashish. Yes sir, thank you sir. अनुज सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और लगातार क्योंकि मेरे पास आ रही है, और मैंने आपसे जैसे शुरू में ही बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे मतलब क्या कर सकते हैं, कैसे हम समस्या को कम कर सकते हैं कि लोग अभिभावक जो है वो खुश नहीं है अभी भी ऑनलाइन क्लासेस, कुछ अभिभावकों को छोड़ दिया जाए। क्या इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए, क्या उसका समाधान कर सकते हैं? अनुज सर। देखिए आशीष जी, जैसे कि आपने चर्चा का विषय रखा है समस्या और समाधान, जी सर। तो के प्रारूप में अगर हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें दोनों चीजें एक साथ मिल रही हैं। हमें ये भी देखना है कि समस्या है और वो किस किस स्तर पे है, और वो चाहे स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, या फिर आपकी पर्सनल से रिलेटेड कुछ आपकी योगा क्लासेस हो। बहुत सारी चीजें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। शिक्षा वो किसी भी प्रारूप में हो सकती है, वो चाहे आपकी योगा से रिलेटेड हो, आपका मेडिकल से रिलेटेड हो, टेलीमेडिसिन हो, आपकी लेक्चर्स डिलीवरी हो, आपकी स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो। और जहां तक फिर हम बात करें समाधान की, तो पहले हम थोड़ा सा अगर इसको बैकग्राउंड में जाके देखें, जैसे मैंने आपकी जो पिछली वाली मेरी चर्चा थी मेरे साथ, उसमें भी मैंने रखी थी बात कि समस्या जो है वो हम अगर 3 तरह से कैटेगराइज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम समस्या को देखें अभिभावकों के रूप से, बच्चों के अनुसार हम देखें, और स्कूल के अनुसार, और मैनेजमेंट जो स्कूल एजुकेशन या कॉलेज यूनिवर्सिटीज रन कर रहे हैं उनके अनुसार हम समस्या देखें। इन सारी चीजों को अगर हम एक बात में उसी पे आने वाला था, जो स्कूल की तरफ से हमें समस्या सुनने को मिली, अभी मैं अभिभावकों की समस्या तो अब क्या है कि दरअसल ये हुआ कि एक तो जिस तरह से एकदम से ये समस्या आई, तो हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कोविड-19 टाइप का कुछ
महामारी आएगा और हम इस तरह से इस समय को आगे देख पाएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ। और फिर जब शुरू में ये आया तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ वो स्कूल और ये कॉलेजेस वगैरह हुए, क्योंकि बच्चे घर पे थे। और दूसरी तरफ क्या था कि आप अगर जनरली हम टेक्निकल एजुकेशन को देखें तो हम जनवरी में मिड सेमेस्टर में थे, यानी कि हम पूरा फीस पे कर चुके थे और एजुकेशन हमारी रुकी हुई थी। जनरली आप जब जुलाई में आप प्रवेश लेते हैं तो आप अपनी फीस जमा करते हैं दिसंबर तक, फिर जनवरी में आप जमा करते हैं, वो आपका जून जुलाई तक चलता है। स्कूल में भी क्या होता है, स्कूल में भी आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और कुछ बच्चे अप्रैल तक अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, उनकी नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर मैं आपको बच्चे के अनुसार अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने ग्राउंड पे रियलिटी देखी है, सभी घर में मैं जाता हूं, बच्चों से बात करता हूं और काफी आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो उस बच्चे के बारे में, स्कूल एजुकेशन की जो ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो एक तो उसको ना वो वातावरण बिल्कुल नहीं मिल रहा है जो एक्चुअली एक शिक्षा के लिए आपको चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो आपका एक इंटरेक्शन होता है, टीचर से आई टू आई कांटेक्ट होता है, और बोर्ड आपका एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो लर्निंग पेडागोगीज में आपका एक रोल प्ले करता है। तो बच्चा जो टीचर बोर्ड पे लिखता है उसको वन बाय वन वो उसके ब्रेन में आता है, कॉन्शियसनेस उसकी बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और फिर होमवर्क भी मिलता है, बराबर में आसपास बैठे हुए बच्चों से वो डिस्कशन भी करता है। लेकिन उस तरह का वातावरण अभी यहाँ ऑनलाइन में नहीं है। वो सिर्फ एक कमरे में बैठा हुआ है जो पूरी तरह से आइसोलेशन में है, एक कैमरा उसके सामने है, टीचर उससे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहा है। तो मैं इसको एजुकेशन ना कहते हुए इसको इंटरेक्शन बोल रहा हूँ। मतलब आप थोड़ा गहराई में सोचें, ये एजुकेशन को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये एक इंटरेक्शन है। अब इंटरेक्शन का मतलब ये है कि ये किसी बात की गारंटी नहीं है कि जो ज्ञान उसको दिया जा रहा है वो पूर्णतः ग्रहण हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज ये है कि आपको मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं बैठा है और आप उसको कोई ज्ञान दे रहे हैं तो 5 से 8 मिनट स्वस्थ जो दिमाग होता है उसकी कॉन्शियसनेस पावर जो होती है वो 5 to 10 मिनट्स होती है। 5 से 10 मिनट के बाद वो आउट ऑफ फ्रेम चला जाता है। अभी क्या है कि जब आप क्लास में होते हैं तो टीचर आपको देख रहा होता है, आप टीचर को, आप जरा सा दाएं बाएं हुए नहीं कि टीचर ने आपको पकड़ लिया, किधर देख रहे हो, इधर देखो। तो एक प्रैक्टिकल चीज जो है ना, कंसंट्रेशन बनाने का जो फोर्स है आपके ऊपर, वो क्लासरूम एनवायरनमेंट में सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन है तो अभी स्क्रीन पे अगर 60 बच्चों का विजुअलाइजेशन आ रहा है तो आप ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आप किसी फेस को इतने अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो कितना कंसंट्रेशन से आपको देख पा रहा है, कितना गहराई से आपको ले पा रहा है, कितना ज्ञान उसको मिल रहा है। दूसरी बात आती है कि अगर समस्या के रूप में अगर बच्चे के एंड पे देखें, अगर उसके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है, मोबाइल अच्छा नहीं है, तो वो हमेशा एक समस्या में घिरा रहेगा। क्लास खत्म हो जाएगी लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, काम आपका भी पूरा हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली दोनों तरफ से ही कुछ इनकम्प्लीशन रह गया। तीसरी बात जो आती है बच्चे के एंड पे, वो आती है भविष्य को लेके कि हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं वो आने वाले भविष्य में उसे कितना मजबूत बनाती है। जब कोई बच्चा आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं उसके स्कूल टीचर कि हमने उसको पढ़ाया। और वो भी जब उनसे मिलने आता है तो कहता है सर आपने जो मेरे को बताया, जो पढ़ाया मैंने क्लास में, जो ग्रहण किया आपसे, उसी की वजह से आज मैं इतना स्ट्रांग बन पाया। यानी कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन में मैं इस बात की बिल्कुल भी नहीं मानता कि कोई गारंटी है कि फंडामेंटली उसको कोई चीज ऐसी मिल रही है जिसके बेस पे फ्यूचर में हम कह सके कि वो स्टेबल और एक टाइट और फाइट दे सकता है किसी भी एग्जाम को। इसके अलावा उसकी जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो समस्या सामने आने वाली है, जो अभी नहीं आएगी, थोड़े दिन बाद सामने आएगी, ये उसकी हेल्थ और फिटनेस को लेके है। अभी जैसे ब्रेन पे आप देखिएगा, अगर ज्यादा टाइम आप मोबाइल पे रहेंगे या फिर ऑनलाइन रहेंगे तो माइग्रेन की समस्याएं बढ़ेंगी आने वाले टाइम में, और आंखों से प्रॉब्लम होगी, लोगों के चश्मे चढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी है कि आपको इसका एक दूसरे रूप में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्योंकि एकदम नहीं आएंगी, ये आएंगी थोड़े टाइम के बाद। जब कोरोना चला जाएगा, आप क्लास में भी रेगुलर आके बैठ जाएंगे, तब कहीं आपको ये महसूस होगा कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने लगी। ये उस वजह से तो नहीं हुई है जब मैंने एक 6 महीने क्लासेस अटेंड की ऑनलाइन स्क्रीन पे, क्योंकि हम जनरली अगर ये कोरोना ना हो तो
तो हम बच्चे को अवॉइड करते हैं कि आप मोबाइल पे मत रहिए, इंटरनेट पे मत रहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये इसकी आंखों को और इसके दिमाग को कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रहा है। जी जी ठीक है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, ये थी समस्याएं। अब स्कूल वालों के लिए भी समस्याएं हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में उतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इतने अच्छे से इंटरेक्शन होना, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि आईसीटी बेस्ड अगर इंटरेक्टिव सेशंस रखे जाएं और प्रॉपर एक जो है हायरार्की बनाई जाए कि इस तरह से कंटेंट डिलीवर होना है, और उसका जो साउंड सिंक्रोनाइजेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो इतना अच्छा है कि आदमी का खुद से इंटरेस्ट बनता है, विजुअलाइजेशन आता है, साउंड आती है, और उसके बाद क्या होता है कि आपके पास ये कहने के लिए काफी कुछ होता है। सर 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा। हमारे साथ श्रीमती मानसी शर्मा जी भी जुड़ गई है, जो उत्तराखंड में काफी शिक्षण संस्थाओं से जुड़ी है और लगातार काम कर रही है, और आज भी ये उसी के सिलसिले में थोड़ा व्यस्त होने के कारण बहुत देरी से इन्होंने ज्वाइन किया। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम देश हित में चर्चा के इस में। थैंक यू सर। अनु सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। दूसरी मैं पॉइंट पे आता हूँ कि स्कूल है, तो स्कूल के एंड पे ये प्रॉब्लम है कि इतने शॉर्ट पीरियड में जब मार्केट सब ऑफ है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना बहुत टफ है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो उनके सामने चुनौती है कि अभिभावकों को वो कैसे कहें, उन्होंने जिन्होंने फीस दे दिया है और जिन लोगों को उनको कहना है कि फीस पे करना है, उनके अनुरूप उनको ये बताना पड़ेगा कि हम रेगुलर टच में हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, एक जगह टिके नहीं हुए। तो एक स्कूल के लिए भी एक चैलेंज है। अब बात आती है अभिभावकों के लिए। अभिभावक हमेशा ये भी सोचते हैं कि आज की एजुकेशन, हर एक अभिभावक जानता है कि वो एक्चुअली रोटी की कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, रिटर्न पे कर रहे हैं, अच्छी खासी फीस पे कर रहे हैं। खासतौर पे जो पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट एजुकेशन है, काफी कॉस्टली एजुकेशन सिस्टम में वो हैं। उस कंडीशन में वो हमेशा चाहते हैं कि उनको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए। सभी लोग एजुकेटेड हैं और वो इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, क्या वो उस क्राइटेरिया को मीट करती है, क्या जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उतना क्वालिटी एजुकेशन आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक गैप है, अभिभावक उतने सेटिस्फाई नहीं है। अराउंड 80 to 85% लोग जो है डिससेटिस्फाइड है इस ऑनलाइन। को लगता है कि उनके बच्चे को जो दिया गया है वो 85% जो है वर्थलेस है, उसका उनको कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा। रही बात आती है कि अब समाधान की, समस्याएं तो बहुत थी, ये इन पे हम बात करें तो समस्या कम होने का नाम नहीं लेगी। लेकिन समाधान की जहां तक बात करें, मैं पहले भी कहा है कि कोरोना परमानेंट तो नहीं है, फिर से ये जाएगा, नई तरह से फिर से लाइफ आएगी, लोग क्लास में बैठेंगे, टीचर क्लास लेंगे। तो मैं इसको ऑनलाइन एजुकेशन को एक कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, 20 to 30% इसने आपके सॉल्यूशन को ये जरूर कहा है कि आप एक जगह नहीं थे, आपने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन किसी भी प्रारूप में मैं इसको एक पूर्ण रूप से समाधान नहीं मानता हूँ। और अगर हम कह सकते हैं कि भविष्य को देखते हुए, मीन्स अगर फ्यूचर को देखते हुए हम कहें कि हमें, क्योंकि एजुकेशन एक टूल है और टूल जो होता है बेसिकली आपकी स्किल बेस्ड, आपको आपकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आने वाले टाइम में अपनी स्किल को कैसे यूज करेंगे, कैसे फाइन करेंगे। अब वही वाली बात है, जैसे एक वायरल हो रहा है आजकल, एक मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ वीडियो कि सांप, बकरी, घोड़ा, मछली सबको बोल दिया जाए कि पेड़ पे चढ़ जाओ, तो वो तो यही समझेंगे ना कि उनका तो जीवन ही बेकार है, क्योंकि अब हर चीज के लिए अपनी एक स्किल है। अगर गुरु द्रोणाचार्य की बात करें, उन्होंने भी पांडवों को अलग अलग स्किल सेट के हिसाब से उनको विद्या दी, किसी को धनुर्विद्या, किसी को आपका तलवारबाजी, किसी को गदाधारी बनाया। तो ऑनलाइन एजुकेशन में हम अपनी स्किल को उतना फाइन नहीं कर सकते जितना कि आने वाले फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। और जहां तक समाधान की बात है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये पूर्ण रूप से कोई आपका कंप्लीट समाधान है। हाँ, ये जरूर है कि आप समय के अनुरूप आप अपने आप को आश्वस्त कर सकते हो कि मैंने कुछ किया है, कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उस ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होगा। तो मेरा यही अपना व्यू था इस पे। बाकी तो सारे जितने भी लोग हैं ये सब अपने अपने क्षेत्र से काफी निपुण है, सबको पता है। ग्राउंड रियलिटी जो मैंने बताई, मैंने जो देखा वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर। संगीता मैम, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, क्योंकि आप स्कूली शिक्षा से जुड़ी हैं और काफी करीब से आपने उन समस्याओं को देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की समस्याएं आपको लगता है आप महसूस करती है इस ऑनलाइन एजुकेशन में, और आपके हिसाब से क्या उसके समाधान हो सकते हैं। जैसा कि अभी सर लोगों ने बात किया कि ऑनलाइन एजुकेशन पूरी तरीके से 100% सोल्यूशन नहीं है।
तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड-19 की जो आपदा आई है, इसके बारे में पहले से कोई भी तैयार नहीं था। ना छात्र छात्राएं, ना अभिभावक, ना टीचर्स, ना समाज, कोई भी नहीं। हमको ये देखना है कि इस क्राइसिस के टाइम में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, और उस हिसाब से देखें तो शहर के बच्चे, जो हमारे शहरी बच्चे हैं, वो तो फिर भी उनके पास स्मार्टफोन है, प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप है, और वो उससे फ्रेंडली हैं, वो टेक्नोलॉजिकली उससे फ्री हैं। लेकिन उनको भी फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम, और फर्स्ट टाइम they are going to do this, that they are going to complete their syllabus and study material in limited period of time and totally in a new medium. So that's why I want to just say कि अभिभावक जो हमारे हैं, उनको भी इसको बहुत वो असहज है, इसको लेकर उनको बहुत धैर्य से काम लेना पड़ेगा। और बच्चों को, वो बच्चे ही हैं, बच्चों को इस तरीके से, क्योंकि बच्चे अब स्कूल से, सहपाठियों से, फ्रेंड्स से, पारंपरिक शिक्षा में क्या होता था, ऑफलाइन क्लासेस में वो स्कूल आते थे, वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी मानवीय संवेदनाओं का लेन देन करते थे, आपस में एक टीम वर्क में काम होता था, वो पढ़ाई को बहुत ही खुशी से उसको एक्सेप्ट करते थे। जो भी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, वो सब वो मिस कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं जो मैंने महसूस किया कि अब 3-4 महीने होने जा रहे हैं, बच्चों में एक इमोशनल वैक्यूम आ रहा है। तो मेरी अभिभावकों से ये अपील है कि अपने बच्चों को ये चेक करने की कोशिश करें, ये इंश्योर करें कि कहीं उनको बहुत अकेलापन तो नहीं लग रहा, या वो कहीं अवसाद की स्थिति में ना चले जाएं। जैसे सर ने कहा कि हेल्थ और फिटनेस, हेल्थ इज व्हाट, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, यू हैव टू सी टू इट। बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहता था। आज क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है बच्चे में, या माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो अभिभावक हैं, वो तो एक दूसरी समस्या से ही उनका बार बार एक्सपोजर हो रहा है। उनके यहाँ बिजली आपूर्ति, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, या जो सबसे जरूरी डिवाइस है ई लर्निंग के लिए, स्मार्टफोन, वो भी उपलब्ध नहीं है। और आंकड़ों को मैंने देखा है, राज्यवार अगर देखें तो केरला जैसे प्रदेश में केवल 23% परिवारों में घर में इंटरनेट की सुविधा है। बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे जगहों पर तो सिर्फ 7 और 8% परिवार हैं जिनके पास की घर में इंटरनेट की सुविधा है। तो दोनों ही चीजों को हमें देखना होगा। हालांकि सरकार की जो अपनी पहल है वो बहुत सराहनीय है, चाहे आप उसको स्वयं के रूप में देखें, स्वयं वो वेब पोर्टल जो कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स नामक पोर्टल उन्होंने शुरू किया है, जिसमें कि ग्रेड 9 से लेकर स्नातकोत्तर पीजी लेवल तक के पाठ्यक्रम सभी विषयों के उपलब्ध हैं, बच्चे वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन स्कूली बच्चों के अंदर अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, वो चीजों को इतनी सीरियसली ले नहीं पा रहे हैं, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं फेडअप हो चुके हैं, क्योंकि वो भी तो नहीं तैयार थे कि ऐसी आपदा आएगी और वो इतने सारे विषयों को, मान लीजिए कोई पेरेंट है, वो किसी एक विषय में उसको बहुत ज्यादा एक एक्सपर्टीज है, लेकिन सारे विषय, मैं खुद एक साइंस टीचर हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने बच्चे को संस्कृत या हिंदी की कोई टेक्निकल बात बतानी हो तो मुश्किल होगी, तो बच्चे कहीं आ जा नहीं रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखना होगा। फिर सरकार ने एक दूसरी, जी मैम जी कंटिन्यू कीजिए। जी, सरकार ने एक दूसरी अभियान भी शुरू किया, स्वयं प्रभा नाम से, जो कि निःशुल्क है, और वहां पर कम से कम अभी तक 1 करोड़ बच्चों ने अपने आप को पंजीकृत कराया है और उससे वो उसका लाभ ले रहे हैं। तो सर, ये बस एक ऐसा समय है कि जिसमें कि क्राइसिस में जो हम अपना बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट करें। और पारंपरिक शिक्षा में जो एक बहुत ही खूबसूरत बात थी, जब बच्चा स्कूल आता था तो वो रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप था, जो बच्चों की आपसी फ्रेंडशिप होती थी, वो उनको बहुत ही इमोशनली स्ट्रेंथन करती थी। बहुत सारी समस्याएं वो कॉलेज में, स्कूल में ही उनकी सॉल्व हो जाती थी। एक दूसरे को देखकर वो बहुत कुछ सीख जाते थे। तो मैं यही कहूंगी कि अभिभावकों को बहुत ज्यादा धैर्य से काम लेना है और ये देखना है कि
उनके बच्चों को कहीं से इमोशनली वैक्यूम ना आना पाए। काफी सारे अभिभावकों की तरफ से हमारे पास एक सुझाव आया है कि जैसे क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में जैसे अनुज सर ने भी कहा कि जो स्टडीज है वो उतनी परफेक्ट नहीं है जो आप ऑफलाइन क्लास में दे सकते हैं, जो आप फेस टू फेस क्लास में दे सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, सिलेबस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब दोनों ही प्रकार की क्लासेस की अपनी लिमिटेशंस हैं। बहुत सारी चीजें हैं और ऑनलाइन क्लासेस में उनका समाधान केवल ऑफलाइन क्लासेस में ही हो सकता है। जैसे साइंस जैसे विषय हैं जहाँ पर कि लैब वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने छोटे बच्चे घर में उनको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से किस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनको हर बात समझ में आ जाए। नहीं, मेरा सवाल था मैम कि सिलेबस को हम क्या थोड़ा कम नहीं कर सकते? जैसे अभी 10th to 12th का सरकार ने भी थोड़ा 30% सिलेबस रिड्यूस किया, तो क्या सभी क्लासेस के लिए नहीं किया जा सकता? प्रॉब्लम तो सभी क्लासेस के लिए सेम है। सर, ये टेम्पररी समस्या है मुझे लगता है कोरोना, और इतने कम टाइम के लिए कोरोना कोई परमानेंट तो है नहीं। तो फिर से इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था में फेरबदल लाना या कोर्सेज को कम कर देना, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा ये सुझाव होगा। इसमें मैं ये कहूंगी कि बच्चों को इस तरीके से काउंसिल किया जाए कि ये एक टेम्पररी समस्या है। क्यों घर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम कोप अप नहीं करते हैं, क्या हम एडजस्ट नहीं करते हैं? तो वो एडजस्टमेंट सिखाने की आवश्यकता है कि नहीं, कोरोना इज नॉट permanent, it has to go, and during this time we have to face this bravely and we have to make sure that we will win and we will cope up. Yes ma'am. डॉक्टर संदीप चौधरी सर, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा कि दोनों ही तरह की समस्याएं बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम स्कूल लेवल पे देखें तो समस्या एकदम अलग है और हायर एजुकेशन लेवल पे समस्या बिल्कुल अलग है। आप दोनों ही फील्ड में इस समस्या को कैसे देखते हैं और क्या सजेशन, क्या मतलब आप समाधान हमारे अभिभावकों को सुझाना चाहिए, उन्हें किस तरह से इस चीज को देखना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जैसे कि मैम ने भी कहा। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। पहले तो मैं सभी अपने साथियों का अभिवादन करता हूं और अपने जो श्रोतागण हैं जो हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो भी टाइम टू टाइम अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं हमारे साथ और इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में एक बहुत ही एक्टिव पार्ट प्ले कर रहे हैं। सभी लोग अपने पॉइंट्स भी शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आज का पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस समस्या और समाधान दोनों ही चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं। समस्या भी है, समाधान भी है, बिकॉज आज के टाइम में जो चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं वो शायद हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने भी ये चीज़ फेस नहीं करी होगी या ये चीज़ या इस समस्या का सामना नहीं किया होगा। और मुझे ये लगता है कि ये जो परिस्थिति आज के टाइम में हमारे पास है ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन भी है और भारत की जो आईटी सेल है या आईटी पावर है उसको विश्व को दिखाने का एक मौका भी है, क्योंकि भारत को आईटी इंफॉर्मेशन, आईटी सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर्स इन सब में अग्रणी माना जाता है। तो आज के टाइम में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसको पूरा विश्व भी इक्वल रेशियो में फेस कर रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन शिक्षा जिसके बारे में आज हम लोग सभी चर्चा कर रहे हैं, तो जैसा मेरे साथियों ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा समाधान नहीं है, मैं भी इसमें एग्री करता हूँ। ऑनलाइन शिक्षा समाधान नहीं है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हमारे लिए अभी इस समय के लिए बेस्ट सोल्यूशन है फॉर मेकिंग अवर किड्स बी इन एजुकेशन, बी इन सिस्टम एंड उनके साथ अपडेट रहने के लिए इस समय ऑनलाइन शिक्षा ही एक ऐसा साधन है। हम अपने बच्चों को या हम अपने जितने भी हमारे शिक्षक हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, चाहे वो क्लास 1 का हो, एलकेजी का हो, यूकेजी का हो या फिर हायर स्टडीज़ का हो, हम उसे इतने लंबे समय के लिए घर पर एक बिना किसी टास्क के, बिना किसी पर्पस के हम नहीं छोड़ सकते।
हम अपनी एजुकेशन को एक किसी भी माध्यम से उस तक पहुंचा सकते हैं। और मैं जानता हूं कि आज के टाइम में जैसे टास्क ऑनलाइन शिक्षा के थ्रू या ऑनलाइन पढ़ाई के थ्रू बच्चों को मिल रहे हैं या शिक्षा मिल रही है, स्टूडेंट्स इस मोड को भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ बच्चे इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे अनुज जी ने कहा कि इसके कुछ वर्स्ट आउटपुट आएंगे, बाद में आएंगे, जरूर आएंगे, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को कि आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इस नए एक्सपीरियंस को भी इंजॉय कर रहे हैं और उतने एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम है जब हम अपनी संसाधन और जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे मैडम ने कहा कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अगर इंटरनेट और इन चीज़ों को जब एनालाइज किया, सो दे इन द बैरियर ऑफ 7%, 25%, 20%। अब ये मैं मानता हूँ कि कोरोना ने एक ऐसा टाइम हमारे लिए ला करके खड़ा कर दिया है जिसमें हम ये चीज़ें अध्ययन करें कि हम हर चीज़ में तो नंबर 1 है, लेकिन इन चीज़ों में हम क्यों पीछे हैं। अगर हम इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, दैट मीन्स हमें अपने हर एक स्ट्रक्चर पे, हर एक चीज़ पे ध्यान देना होगा। हमारे पास ऑनलाइन शिक्षा गांव से शुरू होकर के शहरों तक हमें जाना होगा। आज के टाइम में हम गांव पे और शहरों को एक जैसा करने पे ध्यान दे रहे हैं। सो गांव में हमें इसकी समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत पुअर लेवल पे है। बच्चा वहाँ भी पढ़ना चाहता है, शिक्षा वहाँ भी देना चाहते हैं, शिक्षक भी देना चाहते हैं। तो हमारे पास एक नया आयाम मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन ने हमें दिया है। और ऑनलाइन एजुकेशन हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक शिक्षा का मैसेज जरूर है कि हमारे पास जो संसाधन हमारे पास अभी हैं, उन संसाधनों में हमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल से लेकर के गवर्नमेंट स्कूल तक सभी जगह ज़रूरत है। अब बात आती है हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन में अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, जिनको अभी हम फेस कर रहे हैं, सो हायर एजुकेशन में अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। उनका जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अभी बिल्कुल ज़ीरो है। बस प्रैक्टिकल इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन स्टूडेंट इज इन द लैब। तो हमारे पास ये ऑनलाइन एजुकेशन ओनली, आई कैन से इट इज़ ओनली द सोल्यूशन फॉर दिस टाइम ओनली, जो हमारे पास अभी आने वाले 4 या 5 महीने के लिए एक सोल्यूशन है, और जिसका हमें बहुत बढ़ चढ़ कर के साथ और यूज़ और हमें आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो शिक्षा के अभाव में ये ना करे कि वो 3-4 महीने के लिए बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा एक समाधान ना होकर के ये एक समय पर बेस्ड एक आउटपुट है, जो कि हमें ये सिखा रहा है कि हमें आगे आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा एफर्ट अपनी एजुकेशन के ऊपर लगाना पड़ेगा, दोनों मीडियम में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में, दोनों स्तर में। धन्यवाद। मानसी मैम, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता चला था कि आप थोड़ा वर्चुअल क्लासेस से रिलेटेड गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उसमें बिजी थी, तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे सवाल करना चाहूँगा क्योंकि हमारी चर्चा में विषय भी आया था कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो वर्चुअल लैब उसकी करने के लिए एक तरीका है हमारे पास, तो उसी दिशा में शायद आप बहुत अच्छा काम भी कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन समस्याओं को आप कैसे देखती हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आ रही हो। सरकार की नीतियों से आप काफी जुड़ी है, तो सरकार उसकी तरफ क्या काम कर रही है कि हम उससे निपट सकें? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? यस मैम। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बढ़िया। तो सर, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जो कि 21st सेंचुरी कहलाता है, और जहाँ तक हम अपनी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का संकल्प लिया है। तो जैसे कि डिजिटल इंडिया में बहुत सारी चीज़ें पहले ही चलती जा रही हैं, उसी में से एक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है, बट उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बना है नवंबर 2019 में, जिसमें हमने सरकारी 500 स्कूलों को वर्चुअल क्लासेस से जोड़ दिया है।
ये एक ऐसे स्कूल्स हैं, हमारे उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इन 13 डिस्ट्रिक्ट के 500 स्कूलों को उत्तराखंड सरकार एक ऐसी सरकार बनी है जिसने देश में पहले 500 गवर्नमेंट स्कूलों में अपनी वर्चुअल क्लास एस्टैब्लिश करी है। ये वो क्लासेस हैं जहां से हम देहरादून में बैठ के, हम अपने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में हमारी जो वर्चुअल क्लास है उसमें हम बैठ के यहाँ के टीचर्स पढ़ाते हैं और उन स्कूलों तक ये शिक्षा पहुंच पाती है जहां पर उन बच्चों के पास ना तो कोई टीचर है। ऐसे ऐसे स्कूलों में हमने वर्चुअल क्लास एस्टैब्लिश करी है जिन स्कूलों में छत भी नहीं है, जहां पर बच्चे भी बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। आज की डेट में उन 500 स्कूलों में वो बच्चे बैठ के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिनको कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतने प्रतिभाशाली शिक्षकों से पढ़ पाएंगे। तो और अभी मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे, उन्होंने मई में 26 मई को ही ये अनाउंस करा है कि 500 स्कूलों के बाद 453 स्कूल और भी जोड़ने वाले हैं वो इस लॉकडाउन के बाद। यानी कि अगले 6 महीने में हमारा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो 1000 स्कूलों को, लगभग 1000 स्कूलों को दूरस्थ स्कूलों में, जहां पर कोई भी नहीं जा सकता, सैटेलाइट के थ्रू हम यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप मुझसे कल के प्रोग्राम के बारे में पूछना चाह रहे थे, तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पिछले लॉकडाउन में 3 महीने से, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना काम किया है कितना नहीं किया है, बट जहां तक उत्तराखंड सरकार की बात है, उत्तराखंड सरकार ने एक पांव पे खड़े होके लगातार काम किया है। शायद एक हफ्ते के बाद 23 से 30 मार्च के बाद हम लोगों ने एक भी दिन बैठकर छुट्टी नहीं ली है। हम लगातार काम कर रहे हैं, हम देश के उन बच्चों तक अपनी शिक्षा पहुंचा रहे हैं, ना कि खाली उत्तराखंड के उसमें। मुझे शायद आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, हमने दूरदर्शन के माध्यम से अपनी लैब से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। यानी कि 23 अप्रैल से हमारे पूरे इंडिया के बच्चों ने बैठकर उत्तराखंड के दूरदर्शन से बैठकर शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। ये क्लासेस खाली 9वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के लिए ये चलता है, दोपहर को 1 बजे से 2:30 बजे तक। अगर आप लोगों को नहीं अभी तक जानकारी है इसकी, तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारी ही लैब से ये क्लासेस लगातार चलती हैं। ये क्लासेस दोपहर के 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में प्राइम टाइम में ये क्लासेस चलती हैं। तो आप भी अपने अभिभावकों को बता सकते हैं इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना कि हमने खाली दूरदर्शन के माध्यम से हमने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाई है, बल्कि हमारे कल उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कल हमारे स्टूडियो में आएंगे और कल हम लोगों ने अब मीटिंग स्टार्ट कर दी है यहाँ से। ये मीटिंग अब वो मीटिंग है जैसे हमारे पहले के मुख्यमंत्री किसी मीटिंग्स में जाते थे तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता था। जैसे कि हमें पहले भी पता है कि हमारे एक मंत्री देहरादून के क्वारंटाइन हो गए थे, उनको कोरोना हो गया था। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारी कल मीटिंग होगी मुख्यमंत्री जी के साथ, और उसमें हम जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, जितने भी हमारे मंगल दल के लोग हैं, जितने भी हमारे दूरस्थ क्षेत्र में जितना भी हमारा क्वारंटाइन के सिलसिले में काम चल रहा है, कोविड के सिलसिले में काम चल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी हमारे ही कार्यालय में बैठकर उनसे वार्तालाप कर सकेंगे। तो मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो शायद यहीं से हम डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर पाएंगे, जिसमें बच्चे घर में बैठ के, हमारे घरों में बैठ के हम लोग ऑनलाइन शिक्षा को प्राप्त करा पाएंगे। ये तो बात रही एक सरकारी स्कूलों के बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, वो बच्चे आज की डेट में हाईली क्वालिफाइड टीचर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और इस चीज के लिए मैं हमारे डॉक्टर संजय विजय सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैंने सर से ही पूछा था कि सर ये ऑनलाइन शिक्षा ये क्या है, ये कैसे चलेगा। तब तक तो हमें पता भी नहीं था अक्टूबर नवंबर में कि ये लॉकडाउन होने वाला है, क्या होने वाला है। तो मुझे याद है सर आज आपकी वो बात, सर ने कहा था कि मानसी तुम ये ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज के 6 महीने बाद तुम देखोगी कि शायद दुनिया ही ऑनलाइन चलेगी। तो सर वाकई आपकी बात आज साबित हुई, पता नहीं उस टाइम आपके मुंह में सरस्वती जी बैठी थी, तो वाकई आज हम ऑनलाइन से ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। थैंक यू
संदीप विजय सर, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, जैसे मानसी मैम ने भी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने की कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है उत्तराखंड में, खैर लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, हम पूरे देश के लिए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तरफ से उत्तराखंड में दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं अगर हम पूरे देश की बात करें, तो क्या हमारे जो प्राइवेट संस्थान हैं इनको भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ये अनु सर ने पिछले चर्चा में भी डिस्कस किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे बिल्कुल। मेरे हिसाब से अनुज जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुज जी आप अनम्यूट कीजिए पहले। सॉरी, मैं मानसी मैडम की बात से मतलब मुझे काफी खुशी मिली कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड काफी इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन मैं भी, संदीप सर जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के बिल्कुल क्लोजली काम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो एडवाइजरी कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। मैं इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं करूंगा, मैं जो मेरे मन में है मैं उसको क्लियर कट आपको बताता हूँ। दरअसल देखा जाए तो ये समस्या तो आप कह सकते हो उसको, पर जहां तक समाधान की बात है, एक सेकंड, जहां तक समाधान की बात है तो आप अगर इसको एक अलग नजरिए से देखें, जो मैं देख रहा हूं, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल वाला सिस्टम भी आ गया है। क्योंकि रीजन बताता हूं आपको, हमारे यहाँ एक मेरे फ्रेंड है, वो दूरदर्शन में काम करते हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आजकल डीडी न्यूज कौन देखता है, सब लोग आज तक इंडिया टीवी और सब देखते हैं और छोटी मोटी न्यूज को भी इतना तड़का लगा के बताते हैं, इतना हाई फाई लेके ब्रेकिंग न्यूज 10-10 बार हाईलाइट करते हैं उसको, तो लेकिन डीडी न्यूज पे आप देखेंगे बड़ा सिंपल तरीके से न्यूज रीडिंग आती है ना। तो उनका कहना था कि देखिए ऐसा है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी का, दूरदर्शन का, ये इसलिए नहीं है कि हम लोगों को एंटरटेन करें, लोगों की टीआरपी लें, लोगों से हम कमर्शलाइजेशन करें। हमारा मतलब ये है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब वर्ल्ड वार होगा, तो यही दूरदर्शन हमारा सबसे बड़ा कम्युनिकेशन चैनल बनेगा। जब हम इस भारत के उस अंतिम व्यक्ति तक इसी दूरदर्शन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सूचना प्रसारित कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि हमारी सारी चीजें डिजिटल इंडिया है, अभी तहसील भी डिजिटल में जा रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी डिजिटल में जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता कि अगर पूरे देश में एक बोर्ड होता, एक तरह का एजुकेशन सिस्टम होता, एक तरह का सिलेबस होता, तो आज वही दूरदर्शन सुबह शाम जब रामायण प्रसारित कर सकता है, तो क्या एजुकेशन ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता था? टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है, हम ये नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास स्वयं है, एनपीटीएल है, हायर एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या स्कूल एजुकेशन में ये आज की डेट में ये डिमांड नहीं आ रही है कि हमारे पूरे देश में एक ही बोर्ड होना चाहिए और एक ही तरह का सिलेबस होना चाहिए हर एक लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, राइट? अगर आपको कुछ एवेल्युएटेड कोर्सेज चलाने हैं, वो आप किसी भी तरीके से चला सकते हैं। जहां तक मानसी जी की मैं बात करूं, वर्चुअल क्लासेस आपने स्कूल्स में एडजस्ट की है, अभी बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा था, वो तो घर से क्लासेस ले रहा था। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में डेवलप हो रहा है, वर्चुअल क्लासेस और आईसीटी एनेबल्ड क्लासेस, वो प्रोजेक्टर और आपकी जो कैमराज हैं वो सब कॉलेज रूम्स में, स्कूल रूम्स में। लेकिन यहाँ समस्या आ रही है कि बच्चा घर में है, उसको इंटरनेट भी देना है, उसको कंटेंट भी देना है, और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे जो स्कूल टीचर हैं, क्या वो इतनी जल्दी ट्रेंड हो गए? क्या उन्होंने उतनी क्वालिटी की एजुकेशन दे पाएंगे? ये सिर्फ समय की एक भरपाई करने वाली बात तो है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी हमने 1-2% भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ग्राउंड पे 80% पेरेंट्स और स्कूल्स जो हैं सब प्रॉब्लम में हैं, अभी भी पता नहीं लग पा रहा उनको कि क्या करें। अभी 30% सिलेबस कट कर दिया बिकॉज टाइम कम है, उसका एक रीजन ये है। लेकिन सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट को इसमें बहुत पहले एजुकेशन सिस्टम को अपने दुरुस्त करना था। आज मैं देख रहा हूँ एक फेसबुक पे वायरल हो रहा है, मिलियन पीपल्स उसको रीड। हमारे स्विट्जरलैंड की जो पॉपुलेशन है वो जितना इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है उससे भी कम है, और 100 नोबलिस्ट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए। हमारे यहाँ से एक भी नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम केवल नोबल इकोनॉमिक्स में और शांति में लेके बस खुश हो जाते हैं। रही बात दूसरी कि जब ग्राउंड रियलिटी है, हम लोग इंजीनियर हैं, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी हूँ, सर भी फैकल्टी है, मानसी मैम भी टेक्निकल हैं,
और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जिनके डिसीजन से सब कुछ बनना है, वो क्या टेक्निकली उतने स्ट्रांग है जितने कि आप हैं? आप समझ सकते हैं मेरी बात? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल एक कंडीशन में देखा जाए, अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें उसको, तो हम कहीं लाई नहीं करते। रीजन, अगर आज वो एक जगह स्कूल होता तो वही प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी वही दूरदर्शन पे क्लास अटेंड कर रहा होता, क्योंकि जो 30% प्राइवेट स्कूल है जो कैपेबल है, जिनके पास फंड है, जिन्होंने जो फीस लेते हैं 6,000 8,000 पर मंथ, उन्होंने तो फिर भी अपना एजुकेशन पैटर्न कंप्लीट किया। लेकिन अभी भी मैं उत्तराखंड में अभी एक ब्लॉक में जाइए, 80% स्कूल्स में अभी बच्चे ने एजुकेशन लिया ही नहीं है। हम केवल वो एक ऑरल जो मार्केटिंग है कि हम ये कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि कोविड-19 में जो पहला महीना लॉकडाउन का हुआ है वो सिर्फ इसलिए लॉकडाउन हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं थी। गवर्नमेंट को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसको बिल्डअप किया, उसमें टेस्टिंग फैसिलिटी भी स्लो हो गई, मेडिसिन भी, मास प्रोडक्शन भी, सब कुछ स्लो था। अब जाके गवर्नमेंट इस मोड में आई है कि हाँ, हम इस बीमारी से फाइट कर सकते हैं। स्कूल भी उसी में है, मेडिकल फैसिलिटी उसी में है, और एवरीथिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ उसी में है। तो आज जो मैं कहना चाहूंगा, इसका जो सबसे अच्छा समाधान है वो गवर्नमेंट पहले ये करे कि जो एजुकेशनल बोर्ड है वो सारे स्टेट्स में कॉमन होने चाहिए, सिलेबस कॉमन होने चाहिए, और दूरदर्शन को एक ऐसा माध्यम बनाए कि ना किसी वर्चुअल क्लासेस की जरूरत पड़े, ना आईसीटी एनेबल क्लासेस की पड़े, और उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलने के चाहिए। तो दूरदर्शन हमारे पास ऐसा नेटवर्क है जो गांव-गांव तक है, जिसकी कोई फीस लेनी नहीं पड़ती, जिसका चैनल का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता आपको, और हर घर में टीवी है। मोबाइल खरीदना अगर नहीं है किसी के पास तो कैसे खरीदेगा, लेकिन टीवी उसके घर में ऑलरेडी है। तो हमें जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से कैसे यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए था, जो मिस कर बैठे हम लोग। तो गवर्नमेंट की मार्केटिंग करना या गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि मैं एमएचआरडी मिनिस्टर से भी क्लोजली मैं टच में हूँ और मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है गवर्नमेंट। जी सर, गवर्नमेंट ने सारे प्रोजेक्ट्स कट डाउन कर दिए हैं, फंड्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेशन मॉडल फेल हो गया है, क्योंकि कोई कहाँ से टैक्स आ रहा है? गवर्नमेंट भी तो पैसे पे चलती है, गवर्नमेंट के पास फंड कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो लगाए कहाँ से? ठीक है सर, मैं संदीप विजय सर की इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। अगर हम देखें, मानसी मैम ने जो बात बताई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताई जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन सर एक सेकंड, अभी तो वो अनुसार के अकॉर्डिंग वो एक एंड पे बात, मैं बस एक छोटी सी जी सर, नहीं मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में कह रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए एक पहल किया। ठीक है, वहां पे दिल्ली के, आपको पता है, सर्वोदय स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया। तो सबसे बड़ी समस्या है कि ज्यादातर टीचर को ये पता ही नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस करना कैसे है। तो बाकायदा उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। हाँ, उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है। अब वो समस्याओं से दिल्ली गवर्नमेंट उभरी, तो उसके बाद नेक्स्ट समस्या आई कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों के पास तो ये ट्रेनिंग नहीं थी कि भाई पढ़ना कैसे है। अब जब तक ये बच्चे समझे तब तक ये पूरा सेमेस्टर खत्म हो चुका था। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन कभी हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं कराया। और खासकर हम सही में बात करें तो गरीब और मध्यम वर्ग के जो स्कूलों की बात हम करते हैं, मैं बात नहीं करता हूँ इंग्लिश स्कूल्स की, मैं बात करता हूँ जो सरकारी स्कूल है। उन स्कूलों में अभी भी समस्या है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के पास भी टेलीफोन नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है। वहां आप क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे? अब आप बात करते हो यहाँ पे, मैं सही में बात करता हूँ यहाँ पे गांव की, तो आप गांव में जाके देखो, वहां पे 10 या 15 घर हैं, वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल पुअर है। ठीक है, वहां पे पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है, कैसे बच्चा पढ़ेगा? तो ये कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जो हैं, ये सच्चाई है और ये रहेगी। दूसरी बात क्या है कि जहां तक अनुज जी ने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम हमारे साथ थी कि हम लोगों को जो है, हम लोग दूरदर्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उसका रीजन ये रहा कि शुरू से कभी भी हम लोगों को
मैं किसी राजनीति मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ शुरू से हम लोगों के पास कभी भी नेताओं कहे या फिर हमारे जो मार्गदर्शक रहे, उन्होंने कभी भी टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो। आप बात करते हैं इंडिया और चाइना लगभग साथ साथ जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, आज चाइना हमसे कितना आगे, जबकि पॉपुलेशन की समस्याओं को देखा जाए तो चाइना में भी वही पॉपुलेशन की समस्या है जो इंडिया में। स्टिल हम जो है टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं और टेक्नोलॉजी में हम कहीं भी नहीं हैं। यदि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता। आज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 80% गांव ऐसे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ 0 है और कुछ नहीं। वो सिर्फ शहरों में है, कंपनीज तक है, ठीक है। और हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में तो हम बिल्कुल शून्य हैं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और धीरे धीरे, ठीक है, मैं मानता हूँ समस्या है, ठीक है, आज के परिदृश्य में ऑनलाइन के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ कि भारत में पूरे विश्व का भविष्य जो है कहीं ना कहीं ब्लेंडेड लर्निंग एक पार्ट हो सकता है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट हो सकता है सोच रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ही नहीं, ये लगभग ऑल इंडिया में सारे गवर्नमेंट्स ने, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये जो है एक मिशन लॉन्च किया था, जिसमें कि वो गांव तक जो है बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग और फिजिकल लर्निंग, तो दैट इज पार्ट, उसको कभी कोई रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फिजिकल लर्निंग एक ऐसा चीज है जिसको आप कभी भी कोई रिप्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ छोटी छोटी कह सकते हैं छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर स्किल के लिए हो सकता है। लेकिन ये सारे कोर्सेज सारी चीजों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं इस समस्या, कोविड की समस्या नहीं होती तो मैं कभी ऑनलाइन लर्निंग के लिए बच्चों के लिए, स्पेशली 12th तक के बच्चों के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि ऑनलाइन उनकी टीचिंग हो। हायर एजुकेशन में तो ठीक है, हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्हें सही गलत का फैसला मालूम है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, कितने डिस्टेंस में, बच्चे सही गलत सब समझते हैं, ठीक है। तो उन्हें पता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संदीप सर, एक यहाँ तक हमने अभी बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, समस्याओं की बात करी, अभिभावकों को जो समस्याएं आती हैं, लेकिन एक समस्या है जो अब हम मैनेजमेंट की तरफ से बात करना चाहेंगे। हमने देखा है हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं जब ऑफलाइन क्लासेस की बात आती है। लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात आती है, कैमरे के सामने खड़े होने की बात आती है, तो जरूरी नहीं है उन सबका आउटपुट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि वो ऑफलाइन क्लासेस में आता था। तो किस तरह की जरूरत है हमारे मैनेजमेंट को उनमें सुधार करने के लिए, किस तरह की ट्रेनिंग देखिए जो दो चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कैमरा फेयर, लेकिन बात करें ये सर, मैं बस 1 मिनट में लूंगा। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ ये कैमरा का फेयर तो कहीं ना कहीं सभी टीचरों में रहता है। कई बार अभी क्या है, देखो कई चीजों की सच्चाई बाहर आ गई है। कई टीचर्स क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी आपको पता है कि सच्चाई क्या हो रही है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां पे वो ऑनलाइन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो ऑनलाइन में तो कभी नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। और जहां तक हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट स्कूल्स कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा देते हैं। ज्यादातर समस्या हमारे सरकारी स्कूलों में, जहां पर कि पूरे देश का 75% बच्चा पढ़ता है। आप शहर के स्कूलों की बात मत करो, इंग्लिश स्कूलों की बात मत करो, गांव के स्कूलों की बात करो। ज्यादातर गांव में आप देखोगे वहां पे इंग्लिश स्कूल नहीं है। छोटे तबके के बच्चे जनरली जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहाँ समस्याएं हैं। बस इतना कह के मैं समाप्त करता हूँ। संदीप चौधरी जी प्लीज। एक्चुअली जैसा अभी क्वेश्चन आपने किया था कि फैकल्टीज को
कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा टीचर जो कंसेप्ट वाइज सॉलिड है और जिसको क्लास में बच्चों को फेस करना आता है, उनकी क्वेश्चन क्वेरीज को सॉल्व करना और आंसर करना आता है, तो वो कैमरा को भी फेस नहीं कर पाएगा। मैं इसको नहीं मानता हूँ। एक अच्छा टीचर किसी भी मीडियम में हो, एजुकेशन चाहे वो किसी भी मीडियम में सर्व कर रहा हो, वो कभी भी अगर क्लास में खड़ा हो जाएगा तो एक अच्छी ही लेक्चर डिलीवर करेगा, जिसको स्टूडेंट सुनेंगे भी और समझ करके उसको रिप्लाई भी करेंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन में एक चीज बहुत पॉजिटिव हुई है कि अटेंडेंस, जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है उसमें बहुत फर्क पड़ा है कि जहां पर अगर क्लास अटेंडेंस नियर अबाउट इफ 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो somehow maybe some maybe 50, 52, कभी 40, कभी 45। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है कि पेरेंट्स को भी पता है कि बच्चा घर में बैठा है और उसको शेड्यूल पता है कि हाँ, पेरेंट्स को पता है कि बच्चे की क्लास इतने बजे शुरू होने वाली है। नाउ सी अटेंडेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मे बी अभी मैं इस चीज को कंफर्म करता हूँ कि मे बी अटेंडेंस मे बी रीच एट 95, 98 और मे बी somehow 100% अटेंडेंस आर अचीव्ड इन द लेक्चर्स। तो ये भी एक पॉजिटिव आउटपुट है। बट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये था कि जो टीचर्स हैं कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम उसी को आएगी बिकॉज नाउ टीचर नो कि उसको स्टूडेंट भी देख रहा है और स्टूडेंट के पेरेंट्स भी उसको देख रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। कैमरा फेस से मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि सभी टीचर इतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस को प्रॉपरली कर पाए। तो मेरा मतलब ये था कि क्या मतलब मैनेजमेंट की तरफ से ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए टीचर्स के लिए, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस तैयार कर सकें। जैसे सर ने भी कहा कि स्कूलों के जो टीचर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम ऐसा नहीं है कि हम एक परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं, हम एक एलकेजी या यूकेजी के बच्चे से लेकर के हायर एजुकेशन तक चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्वियस है कि इंडिया फेसिंग दिस प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियस है टीचर और बच्चे दोनों ही एक लेवल पे हैं कि जिनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी था। कि कभी हमें पता है कि बहुत सारे टीचर्स को जूम ऐप या फिर गूगल मीट या फिर बहुत सारे मीडियम थे जिनको पता नहीं था कि इनको हमें कैसे यूज करना है और कैसे बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स भी उतने ही जरूरी थे कि उनको एक टीच करना था पहले कि हाउ दे हैव टू यूज दीज इंटरेक्टिव रिसोर्सेज, और पैरेलली टीचर को भी हमें एजुकेट करना था कि हाँ, इस इंटरेक्टिव रिसोर्सेज को बच्चों के साथ कैसे यूजर फ्रेंडली किया जाए। तो बिल्कुल जरूरी था कि हमें पहले अपने टीचर्स को, ऑब्वियस है बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे दे ऑलरेडी नो और वो पहले से भी इन चीजों को यूज कर रहे थे, जैसे गूगल क्लासरूम है या फिर गूगल जूम है। ये चीजें बहुत से पहले से टीचर्स यूज कर रहे थे, काफी पहले से, नॉट ऑल। तो जो टीचर जैसे हमारे स्कूल के टीचर्स हैं जो इस मीडियम से यूजर फ्रेंडली नहीं थे, तो हमें बिल्कुल उनको एजुकेट करना चाहिए था और उनके साथ साथ बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए था। अब यहाँ पे बात आती है रिसोर्सेज की कि हमारे पास रिसोर्सेज अगर ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा शहर में बैठा है तो उसके पास रिसोर्सेज हैं और जो बच्चा गांव में बैठा है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास शहर में भी जो मध्यम वर्गीय या उससे नीचे के परिवार के बच्चे हैं, उनके फैमिलीज इन चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा एक प्रोसेस में तो चल रही है, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में जिन मीडियम्स की ज़रूरत है, एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है या बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, ये चीज़ें भी हमारे उन परिवारों को नहीं मिल पा रही हैं। तो यहाँ पर अगेन गवर्नमेंट को भी इस सिस्टम में देखना चाहिए था, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि ऑनलाइन टीचिंग इज इक्वल टू फीस। तो ऑनलाइन टीचिंग मैं ये मानता हूँ कि नॉट इक्वल टू फीस। ऑनलाइन टीचिंग फीस के बराबर नहीं है, बट वी कैन नॉट लेफ्ट अवर स्टूडेंट्स फॉर सो लॉन्ग टाइम कि हमें उनके 4 या 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, आने वाले फिर 6 महीने के लिए, बिकॉज जैसा अभी इंडिया में कोविड की सिचुएशन है,
हमें आने वाले 6 महीनों के लिए भी प्लान करना है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको हम एक क्राउडी एरिया में नहीं भेज सकते अभी के टाइम के हिसाब से एजुकेशन के सिस्टम के लिए। तो नाउ अभी हमें ये भी चीज़ नाउ आने वाले 6 महीने के लिए हमें अपने हर एक बच्चे के लिए ये चीज़ बिल्कुल सोचनी है कि उस हर एक बच्चे को हम क्या 6 महीने एजुकेशन से दूर रखेंगे या नहीं। सो हमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से प्लान करके अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे ये अनुसर, थैंक यू। अनुसर मैं अभी आपके पास आऊंगा, जरा एक छोटा सा सवाल मैं सेम क्वेश्चन मैम से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैम खुद स्कूली शिक्षा से ज्यादा हमें अच्छे से बता सकती है। मैम, आपको कितना लगता है कि कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है हमारे टीचर्स को, बच्चों, ताकि हम बच्चों को अच्छे से ट्रेन करें? जैसा कहा कि ये सब अचानक हुआ और हम क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चे और अभिभावक तो बाद में, टीचर्स भी, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्किल सेट उनके इम्प्रूव्ड नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि धीरे धीरे हम टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस लॉकडाउन पीरियड का बहुत अच्छे से उपयोग करें और अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें। और सर ने जैसा कहा, एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि पूरे देश में, मैम बता रही थी उत्तराखंड में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, और हम यहाँ पर पूरे देश की बात कर रहे हैं। सारे राज्यों में ये स्थिति नहीं है। तो भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए हमें डिजिटल जो क्रांति है उसको अपनाने की आवश्यकता है, और भविष्य में हमें इस तरीके से तैयार रहना होगा कि वी कैन गिव एजुकेशन टू आवर यंगर माइंड्स एज अ ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। हमें बहुत कुछ सीखना है और सिर्फ समस्याओं का रोना रोकर हम उससे हट नहीं सकते। हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो हम शिक्षक हैं वो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा समाज हमारी ओर एक दूसरे नजरिए से देखता है, वो इस तरह देखता है कि हमारे बच्चे इनसे कुछ सीखने वाले हैं, तो हमें पहले बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और अनूप सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर पूरे देश में एक ही करिकुलम हो और एक ही जैसी शिक्षा पद्धति हो तो ये शायद बहुत अच्छी बात होगी, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव की जरूरत है। तो ये तो भविष्य की बातें हैं। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि इस ऑनलाइन क्लासेस की समस्या और समाधान की। तो जब ऑनलाइन एक सेमेस्टर जैसे जा चुका है, लेकिन अभी 6 महीने 8 महीने की समस्या बाकी है। इस बीच हम शिक्षकों को बहुत ही अपने आप को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जी अनुज सर। जी सर। मैं एक्चुअली अब चीज़ों को, क्योंकि मैम ने बोला सभी लोग शिक्षा जगत से हैं, तो मेरा एक और बहुत बड़ा कंसर्न है। एक तो प्रैक्टिकल जो रियलिटी है ना ग्राउंड पे, जो हम लोग केवल ऑनलाइन बैठ के और अपने ऑफिसेज में या फिर लोगों की कही हुई बातों के अनुरूप अगर हम बात करें, पर मैं चूंकि लोगों से बहुत नीचे तक जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जो देख पा रहा हूँ अभी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इवन बेसिक लेवल पे भी और हायर लेवल पे अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस लेना है। अभी आप मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड था, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया। दूसरी मैं जो समझ पा रहा हूँ, तो अब आप जहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि हम लोग अचीव कर गए और अभी तक हम प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक हम कोटेशन पे ही बात कर रहे हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता कि हम MS Team यूज करें कि जूम यूज करें या फिर हम क्लाउड यूज करें या गूगल वर्चुअल क्लासरूम यूज करें। अभी तक हम ये सिर्फ अगर 10 to 20% स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया, उन्होंने पिकअप कर लिया, वो शुरू हो गए हैं और उन्होंने अपना काम भी लगभग कर दिया है। लेकिन जो सर ने बोला, संदीप सर ने, कि जो प्राइमरी स्कूल है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए दूरदर्शन एक बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन मीडियम बन सकता था। लेकिन जरूरी था कि सरकार ने क्या समय रहते उस शिक्षा पद्धति को और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से बनाया। हम देखिए कृषि दर्शन आता है दूरदर्शन पे, कृषि भाइयों के लिए, फार्मर तो अनएजुकेटेड होते हैं, उनके लिए पूरा ज्ञान आता है, तो क्या स्कूल के बच्चों के लिए नहीं आ सकता था? दूरदर्शन पे रामायण आता है, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है कि अगर रावण तीर छोड़ रहा है तो ये पता रख रहा है कि कौन तीर छोड़ रहा है, कितने इफेक्ट आ रहे हैं। इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डायरेक्शन प्रोडक्शन में है,
तो स्कूल तो एजुकेशन एक बहुत छोटा सा चीज थी जिसको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ सकता था, और उसमें सबसे बड़ी जो एडवांटेज था वो ये था कि आपको ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स की जरूरत नहीं थी। हो सकता था अगर मैथ के केवल 10 टीचर भी आप पकड़ते पूरे देश से, तो पूरे देश की एजुकेशन को सबसे बेस्ट 10 टीचर्स के द्वारा आप प्रसारित कर सकते थे। आपको ज्यादा ट्रेनिंग देने की लोगों को जरूरत नहीं थी। दूसरा मेरा मानना है कि हमारी जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है वो है अपने समाज का निर्माण करना, अपने आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को सुदृढ़ बनाना, और उसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल का काम करता है। लेकिन एजुकेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग शिक्षा जगत से हैं तो हमारा काम केवल लोगों को पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमें एसेस करना। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि फेलियर आदमी जाके टॉपर बन जाए, जिसके 95% मार्क्स आ गए संस्कृत में, वो संस्कृत नहीं बोल पा रहा है, जो 12 साल से इंग्लिश पढ़ रहा है वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। तो मतलब ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है। और एक 5 दिन बच्चा किसी घर में रहता है और वो इंग्लिश बोलने लगता है, ना उसने कोई बुक पढ़ी है, ना कोई उसने ग्रामर पढ़ी है। मेरा कहने का मतलब है कि एजुकेशन ऑनलाइन अगर है तो असेसमेंट की भी गारंटी होनी चाहिए कि केवल डिजर्विंग कैंडिडेट या डिजर्विंग स्टूडेंट से क्वालिफाई हो, ताकि जो समाज में जाए उससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एजुकेशन ऑनलाइन तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन असेसमेंट में अभी भी पूरा डाउट है, क्योंकि आप उसमें नहीं आजकल अनुज जी आजकल असेसमेंट में 100% बच्चे पास हैं। आज के असेसमेंट में 100% बच्चे पास हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे कि अब ये कैसे कहेंगे कि मैं वही कह रहा हूँ। देखिए मार्केट में अगर 10 जॉब हैं और 100 लोग आ गए हैं तो कैसे दे पाएंगे? करना चाहूंगा शर्मा जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। दिसंबर 2019 में AICTE ने अभी अपनी एजुकेशन पॉलिसीज और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को अनाउंस किया था। तो उन्होंने उसमें एक पॉइंट लिखा था एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कि हम अभी हम ऑफलाइन और पेन और पेपर एग्जाम में हम बिलीव करते हैं, बट एक चीज और है कि हम ओपन बुक कंसेप्ट में भी जाना चाहते हैं। तो हमारे नाउ अब आती है टीचर कैपेबिलिटी। यहाँ पर टीचर कैपेबिलिटी बहुत ही हायर स्टैंडर्ड पे आती है कि जहाँ पर हम जो ऑनलाइन मोड जैसे हम फेस कर रहे हैं, सो ऑनलाइन मोड में एक असेसमेंट, स्टूडेंट असेसमेंट या एजुकेशन असेसमेंट ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन बुक एग्जाम। तो ओपन बुक एग्जाम ही एक ऐसा मीडियम हमारे पास बच जाता है अभी के टाइम में, जिसमें कि हमारे टीचर की कैपेबिलिटी एक हायर स्टैंडर्ड पे दिखाई देती है कि अगर वो इस लेवल का पेपर स्टैंड करता है जहां पर बच्चा उस पेपर के आंसर को करने के लिए उसे एक अच्छे स्किल सेट की जरूरत है टू आंसर दैट प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर ओपन बुक एग्जाम या ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम ही एक अभी के सिस्टम के हिसाब से एक असेसमेंट टूल के बारे में सोचा जा सकता है। संदीप विजय सर कुछ कहना चाहते हैं? संदीप जी, मैं आप ओपन बुक के बारे में बात कर रहे हैं। मैं 2009-2010 में जब मैं एमटेक का कोऑर्डिनेटर था उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का, उस समय मैंने ओपन बुक लागू किया था और एमटेक के सारे एग्जाम्स मैंने ओपन बुक करवाया था। ठीक है, उस समय मैं बता देता हूँ 60% से ज्यादा बच्चे फेल थे। ये ओपन बुक का एग्जाम होता है सर। वो पर ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम और ओपन हाँ बिल्कुल याद करते हैं। मैं आपको आज भी मैं बता देता हूँ, देखिए क्योंकि उनको जो क्वालिटी उस टाइम आपने सर्व की होगी एज इन रेफरेंस टू ओपन बुक एग्जाम, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में एक पेपर का स्टैंडर्ड सेट करने में टीचर का स्किल सेट भी उस लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज नहीं मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखिए ऑनलाइन अभी जो बात चली थी ऑनलाइन एग्जाम और ओपन बुक तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन ओपन बुक के लिए टीचर की क्वालिटी भी उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, आज जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, उस ऑनलाइन एग्जाम का आउटपुट क्या है? आप भी एक कॉलेज में हैं, आपने भी ऑनलाइन एग्जाम कराया होगा इंटरनल। ठीक है, हम लोगों ने भी ऑनलाइन एग्जाम कराया और हम लोगों ने देखा कि आज रिजल्ट 100% आ रहे हैं। तो क्या आपका बच्चा इतना कैपेबल है सारा कि 100% रिजल्ट आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन या फिर
मैं इस बारे में एक चीज मैं बताना इस चाहूंगा असेसमेंट को जो अभी कि हुए हैं, दैट इज ऑनलाइन एग्जाम, मैं दैट अब मैंने चूंकि असेसमेंट की बात की है तो मैं आपको असेसमेंट का दूसरा रूप बताता हूँ। असेसमेंट में अनुज सर, आप मैं रिक्वेस्ट complete करूंगा प्लीज आप थोड़ा सा जल्दी बताइए, क्योंकि टाइम लिमिट है हमारे पास अब, और मैम भी कुछ तो कहना चाह रही है। असेसमेंट के भी दो प्रारूप होने चाहिए। एक होना चाहिए आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो कि अगर ऑनलाइन मोड में है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरेक्शन आपका ऑरल इंटरेक्शन होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं 5 क्वेश्चंस आपको ऑरल इंटरेक्शन में लूंगा। अब मैं आपका एटीट्यूड चेक कर रहा हूँ कि आप किस तरह से मेरे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, राइट। तो मैं कंप्लीटली ओपन बुक में तो नहीं जाना चाहूंगा। और दूसरे मोड में ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ओपन बुक है तो कंप्लीट वेटेज ओपन बुक को भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन सिस्टम में अगर किसी ने कह दिया कि मेरे पास तो बुक ही नहीं है घर पे, या बहुत सारी चीजें, क्या पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप किसी को फेल कर दिया, वो वैसे हंगामा करेंगे कि हम फीस इसलिए दे रहे हैं क्या, एक तो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हो, क्वालिटी नहीं है, ऊपर से बच्चे को फेल कर दिया, तो मैनेजमेंट आपके प्राइवेटाइजेशन में मैनेजमेंट आपके ऊपर बैठ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मतलब कंप्लीट फ्रीडम भी नहीं है ना असेसमेंट की। एक्चुअली शर्मा जी अभी जैसे हम असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, तो असेसमेंट में जैसे आपने अभी सजेस्ट करा कि हम एक ओरल सेशन भी रख सकते हैं, तो ओरल सेशन एक मीडियम है। बट अब अगर आप जैसे संदीप विजय सर ने कहा कि अभी जैसे सेशनल एग्जाम्स हुए या जो भी एग्जाम हुए जिसमें रिजल्ट 100% था, तो हमने एग्जाम करा दिया, दैट इज ओके। बट एक रिजल्ट का 100% आना, दैट मीन्स फार फ्रॉम एक्सीलेंस। सबसे बढ़िया आउटपुट आया, क्या वो आउटपुट सेटिस्फैक्टरी है? नो, वी ऑल नो दैट दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो हमें कहीं ना कहीं तो ऑब्वियस है बार रेज करना पड़ेगा ना, कि ऑब्वियस है कि अगर हम आने वाले 6 महीने तक इस प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं ये चीज तो देखनी पड़ेगी कि हमें ओरल प्लस ऑनलाइन, जिसमें पेपर का स्टैंडर्ड कुछ इस लेवल का हो। आपकी बात सही है कि हाँ, बुक्स का एक हवाला हो सकता है कि हाँ पेरेंट रख सकते हैं कि उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है या कंटेंट या इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं है, सो दे कैन नॉट आंसर। ये एक ऑप्शन इसमें हो सकता है कि इसको ऑब्वियस है कि इसको किया जाए, बट उसमें क्वेश्चन लेवल ऑब्वियस है एक बार रेज होना चाहिए। तो मैं एक लाइव एग्जांपल संदीप जी को देना चाहूंगा। मेरे पास अभी लॉकडाउन पीरियड में एक स्टूडेंट पढ़ने आता था, एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ वीआईटी वेल्लोर। और वीआईटी वेल्लोर इंडिया में प्राइवेटाइजेशन में नंबर 1 और नंबर 2 पे है, ये सब एग्री करते होंगे। और वो स्टूडेंट जो था उसकी 6 बैक पेपर्स थे, और उसमें से करीब करीब 2 पेपर मैं पढ़ा रहा था, 4 पेपर वो किसी और से पढ़ रहा था। मैं उसको वीएलएसआई डिजाइन और न्यूरल नेटवर्क पढ़ा रहा था। अब आप यकीन मानिए कि उसका जो एग्जाम का पैटर्न आया, उसका आधे घंटे का एक पैटर्न था कि ओरल एग्जाम होगा आधे घंटे के लिए। तो मैं भी उसकी बराबर में बैठा था, और उसका जो ओरल एग्जाम था उसमें 2 टीचर उन्होंने अपॉइंट किए। अब देखिए, वीआईटी वेल्लोर मतलब देश का एक अग्रणी संस्थान है प्राइवेट में, और उसमें करीब करीब 35 से 50 हजार स्टूडेंट है, और टेक्निकल एजुकेशन में ब्रांड है एक वहां पे। तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के आधे घंटे का ओरल एग्जाम लिया, और उसमें 2 फैकल्टी अपॉइंट किया एक स्टूडेंट के ऊपर, और दोनों फैकल्टी को 2-2 क्वेश्चन पूछना था। स्टूडेंट से जिस तरह से उन्होंने पूछा, कुछ वर्बल क्वेश्चन थे जिनके आप थ्योरेटिकल आंसर दे सकते थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आप एक सर्किट बनाइए, इसके इनपुट ये हैं, आउटपुट ये हैं, और ड्रॉ करके आप 2 मिनट में उसको दिखाइए स्क्रीन पे। तो कैमरे के सामने उसको दिखाना पड़ता था। अब उसमें वो 6 सब्जेक्ट्स में से 4 में पास हो गया, मेरे 2 में और बाकी 2 में, और 2 में फेल हो गया। अब आप देखिए कि उन्होंने उसको इस कोरोना टाइम में भी 2 सब्जेक्ट में फेल कर दिया, क्योंकि ओरल आधे घंटे में उन्होंने उसको असेस कर लिया। पर मेरे कॉलेज में जहां मैं पढ़ाता हूँ, मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए ऑनलाइन आके बात ऑन द रिकॉर्ड, बट 100% मैं कहूंगा सब पास हो गए, कोई फेल नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे लगता है हम थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा अलग जा चुके हैं। हम विषय पे आते हैं कि थोड़ा सा हम विषय से थोड़ा सा अलग हट चुके हैं। मैं आशीष जी को बोलूंगा कि बात कर रहे थे। समय जैसे आखिरी क्वेश्चन है ये, समाधान सर समाधान की बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन था जो बच्चों की तरफ से मेरे पास आया है
बच्चे इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म, कोई कहता है ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म सही है। तो मैं तीनों से बारी बारी से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से हम कौन सा प्लेटफॉर्म बच्चों को देना चाहिए अगर फिलहाल हमें ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू करना ही पड़े तो। क्योंकि जूम के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे अधिकतर लोग यूज करते हैं कि जूम के बारे में मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े और कुछ उसकी कंप्लेंट्स आई हैं कि ये मतलब काफी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है, बीच में इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कोई भी कैप्चर कर लेता है। और मैंने इसको देखा फेसबुक बच्चों ने बहुत गलत तरीके से इसको पेश भी किया है कई बार रिकॉर्डिंग को आगे। तो प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आप तीनों से एक बार जानना चाहूंगा, प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसी के साथ फिर आपकी चर्चा हो। जी सर, यदि प्लेटफॉर्म की बारे में बात करें तो गूगल मीट, ठीक है, गूगल मीट एक प्लेटफॉर्म है, जियो मीट भी है, ठीक है, और इसके अलावा एन नंबर ऑफ आपके प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जूम है, ठीक है, उसके वेबएक्स है, एन नंबर ऑफ टीम्स अवेलेबल है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपके पास बैंडविड्थ कितना है और लिमिटेशंस कितना। सर मैं आपके पास जानना चाहूंगा कि आप किसको बेटर मानते हैं, आप किसे सजेस्ट करेंगे हमें कौन सा यूज करना चाहिए? मैं एक्चुअली छात्रों के ये भी मैं दो चीज बोल रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है, छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा। सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली मैनेजमेंट आजकल क्या प्रेफर कर रहा है, जिसमें लीस्ट कॉस्ट हो, ठीक है, और आराम से वो फैकल्टी हैंडल कर सके। तो ये दो चीजें, इन दो चीजों को देखे माइक्रोसॉफ्ट टीम जो ज्यादातर कॉलेजेस यूज कर रहे हैं, और जियो मीट, ठीक है, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसको बच्चे यूज कर सकते हैं। रही बात बच्चों की तरफ से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बैंडविड्थ कम कौन सा लेता है और किसको चलाने से कम बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होता है। तो वो है आपका यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जो बच्चे, यदि चैनल आप बना के फैकल्टी रख देती है तो बच्चे आराम से किसी भी समय, जिस समय नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी हो, आराम से वो देख सकता है, और कम यू कैन से कम डाटा में वो बड़े आराम से स्ट्रीमिंग कर सकता है। अभी देखते हैं गूगल मीट में क्या है कि यदि बच्चे के पास डाटा पैक बहुत अच्छा नहीं है, या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो आपको गूगल मीट हो, जूम हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, या वेबएक्स हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हाँ अनुज जी। मैंने अपने इसमें लॉकडाउन पीरियड में जूम भी यूज किया है, गूगल क्लासरूम भी यूज किया है, और अभी मैं MS टीम यूज कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है जो आपका कंसर्न है कि अगर आप फ्री वर्जन जूम यूज कर रहे हैं तो उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उसको लाइसेंस्ड वर्जन यूज करेंगे तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको सारी क्वालिटी और सिक्योर डेटा का ट्रांसमिशन मिलेगा। पर जहाँ तक मैंने देखा है गूगल वर्चुअल क्लासरूम है या आपका जूम है, मेरे को सबसे बेस्ट MS टीम लगा। उसमें असेसमेंट, क्विज अपलोडिंग, आपका इंटरेक्शन, वीडियो रिकॉर्डिंग, टीम फॉर्मेशन, अलग अलग सब्जेक्ट की टीम आप एक ही जगह बना सकते हो, उसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से MS टीम मुझे लगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। संदीप सर, छात्रों के मैनेजमेंट और बैंडविड्थ के हिसाब से और छात्रों के हिसाब से गूगल क्लासरूम तो एक मीडियम है ही, दैट इज फॉर शेयरिंग ऑफ असाइनमेंट्स, या कोई भी लेक्चर नोट्स वगैरह अगर शेयर करने हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा और कम बैंडविड्थ में यूज मॉड्यूल है। जैसे अगर हम वीडियो लाइव क्लासेस की बात करें तो लाइव क्लासेस में हम गूगल मीट एक बहुत अच्छा मीडियम है। वेबएक्स जो सिस्को का मीडियम है, वेबएक्स एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसमें आप कनेक्टिविटी, लेस कनेक्टिविटी या लो कनेक्टिविटी में भी बहुत अच्छा आप जा सकते हैं। वेबएक्स अभी लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन की ड्यूरेशन में, अभी जून की बात करें तो विद नो टाइम लिमिट के साथ रिस्ट्रिक्टेड था कि आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप 50 मिनट जैसे क्लास हमारा होता है, जैसे जूम का आपने देखा था कि 40 मिनट तक रिस्ट्रिक्टेड रहता था, लेकिन वेबएक्स में ये नहीं था। वेबएक्स में
आप टाइम पीरियड जितना हो सके आप उतना यूज कर सकते हो। और वो लो बैंडविड्थ के साथ टीम लिंक एक बहुत अच्छा आउटपुट है। टीम लिंक आप यूज कर सकते हैं। एक अनुज शर्मा जी ने जैसे सजेस्ट किया, वो भी एक बहुत अच्छा यूज सॉफ्टवेयर है। तो हाल ही में ये MS टीम जो उन्होंने सजेस्ट किया था, तो मैंने इसमें गूगल मीट भी यूज किया है, जूम भी यूज किया है। जूम के ड्रॉबैक ये है कि वो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूज करता है और इसमें कनेक्टिविटी इश्यूज आए हैं। ऑफिस है, अभी गवर्नमेंट ने भी इसके यूज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे कि डेटा शेयरिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो इससे बेटर है कि विल गो फॉर अ मीडियम जिसमें लेस बैंडविड्थ में अच्छा आउटपुट निकल के आए, जिसमें बच्चों को कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम एक गूगल जूम गूगल मीट और हम गूगल क्लासरूम, ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जिसमें टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। पैरेलली गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं फॉर असेसमेंट के टूल पर। गूगल फॉर्म में आप जितना भी असेसमेंट स्टूडेंट का करना चाहें, असाइनमेंट असेसमेंट या फिर क्वेश्चन असेसमेंट, वो आप करना चाहें वो गूगल फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये एक मीडियम्स हैं जो अभी के टाइम में इजीली एक्सेस भी है और लो बैंडविड्थ के साथ यूज किए जा सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं आप सभी लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत अच्छे सकारात्मक आपने पहलू को यहाँ पर रखा। हमारे दर्शकों को आई होप कि पहलू पसंद आए होंगे। मैं अपने दर्शकों से भी ये उम्मीद करूंगा कि अगर उन्हें कुछ अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो वो कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, और मैं अपने एक्सपर्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया करके उनको आंसर करें। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए फिर से एक बार बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशीष जी। थैंक यू संदीप जी, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में इतनी लंबे समय तक बने रहने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह इस प्रोग्राम को देखते रहेंगे और अपने सुझाव हमें समय समय पर देते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।